और बात होगी वक्फ की उम्मीद की। दरअसल क्योंकि जो उम्मीद पोर्टल है उस पर यह उम्मीद जताई जा रही थी कि 6 महीने में तमाम सारे लोग अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, लेकिन देश भर में केवल 27% वक्फ संपत्तियों का ही पंजीकरण हो पाया है, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। तो निश्चित तौर पर यह प्रश्न लगातार बार बार उठाया जा रहा है कि आखिर वक्फ की संपत्तियों का इतना जो लगातार जिनके बारे में 6 महीना जिनको वक्त दिया गया उनके पंजीकरण में उनका प्रतिशत इतना कम क्यों रहा। देश भर की 8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करने की डेडलाइन बीत जाने के बाद सामने आ रहे आंकड़े जो है वो न सिर्फ चौंका रहे हैं बल्कि ये संकेत भी दे रहे हैं कि कई जगहों पर सियासतदानों ने सरकारी पोर्टल पर संपत्तियां रजिस्टर न करने के लिए भी प्रेरित किया है। सरकारी पोर्टल पर देश भर में केवल 27% वक्फ संपत्तियों का ही पंजीकरण हो पाया है, जिनमें पश्चिम बंगाल सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। और कुल वक्फ की अगर 8 लाख संपत्तियों की बात करें, उनमें केवल 2,16,000 संपत्तियां ही उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो पाई हैं और कुल 5,17,000 आवेदनों में से 10,872 आवेदन खारिज कर दिए गए। कर्नाटक ने 52,917 संपत्तियों का पंजीकरण सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जो कुल संपत्तियों का 81% है, और पंजाब ने भी 24,969 संपत्तियों का पंजीकरण कर बेहतर प्रदर्शन किया, जो कि कुल संपत्तियों का 90% है। और इसी के साथ हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां 77% पंजीकरण हुआ, गुजरात में 61% पंजीकरण हुआ संपत्ति। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो शायद आपको ये आंकड़े सुनकर देखकर हैरत हो कि जहां कुल 80,480 संपत्तियां थी, उनमें से केवल 716 संपत्ति यानी 0.89%, 1% भी पूरी नहीं उनका पंजीकरण हो पाया है। 1% भी पंजीकरण पूरा नहीं हो पाया है। राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार महीनों तक वक्फ संशोधन अधिनियम लागू करने में हिचकिचाती रही और पिछले सप्ताह ही उसने पोर्टल पर संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद केवल 716 लोगों ने अपनी संपत्तियों का अपलोड किया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो शिया वक्फ बोर्ड के अंतर्गत सिर्फ 789 यानी 5% और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 12,982 यानी 11% संपत्तियों का पंजीकरण हो पाया है। आपको यह भी बता दें कि बिहार के अलावा यूपी देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शिया और सुन्नी के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है। महाराष्ट्र में 48% संपत्तियों का जो है वो पंजीकरण हो पाया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने 6 जून को उम्मीद जो पोर्टल लॉन्च किया था, उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, इसकी शुरुआत की थी सो दैट वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको लागू किया जा सके, सभी वक्फ संपत्तियों का केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा सके। इसमें जियो टैगिंग और जरूरी जो दस्तावेज है उनका डिजिटलीकरण शामिल है ताकि बेहतर पारदर्शी और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। तो वक्फ पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें वक्फ कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर में सारा हिंदुस्तान में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना अनिवार्य था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने दिए गए थे। उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए, ऐसे रिक्वेस्ट आया है। 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया अभी तक, किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। और ट्राइब्यूनल के पास में अधिकार है कि अगर आपके पास में
रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने का कोई कारण है तो ट्राइब्यूनल आपका तारीख को 6 महीने और बढ़ा सकते हैं। तो ये जो अधिकार है वो ट्राइब्यूनल के पास है और ट्राइब्यूनल अगर चाहेगा तो इसको 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड है और जो तमाम इससे करता धरता है वो क्या कुछ कह रहे हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने क्या कुछ कहा है इस विषय पर, आइए आपको सुनाते हैं। जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं कराई है, नेक्स्ट 3 मंथ तक उन पर कोई फाइन नहीं लगेगा। और जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस सिलसिले में किसी भी मुतवल्ली को कोई टाइम एक्सटेंशन चाहिए तो वो अपने स्टेट के ट्राइब्यूनल, वक्फ ट्राइब्यूनल में जाकर के एप्लीकेशन दायर कर सकता है। उम्मीद पोर्टल में जो स्पीड का मसला है या इंटरनेट की वजह से जो स्पीड का मसला है या उसमें जो टेक्निकल दुश्वारियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम ये समझते हैं कि इसमें कम से कम 6 महीने का टाइम का एक्सटेंशन होना चाहिए। तो 6 महीने का टाइम का एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं फिरंगी महली, लेकिन दरअसल ये सवाल भी उठाए जाएंगे कि आखिर 6 महीने तक इससे पहले लोग कर क्या रहे थे। यहाँ पर इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास, आपके पास आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ, जिसको कहते हैं टका सा जवाब दिया कि आप जो राज्य के आपके बोर्ड्स हैं उनके पास जाइए, हम इस तारीख को आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्या संदेश है सुप्रीम कोर्ट से और क्या कुछ कार्रवाई रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला भी हाल ही में एक जब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बात कही थी, वो संदेश साफ था कि सुप्रीम कोर्ट में जो बात थी, जो विवाद थे, उनका निपटारा कोर्ट कर चुका है। जिसमें आपको याद होगा कि कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस पर रोक लगा दी थी कि ये थोड़े आपत्ति, कोर्ट को लगा था कि इनमें कुछ आपत्ति है, इसीलिए इन पर इनको लागू ना किया जाए। लेकिन जहां तक रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात है, उस पर कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सरकार जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर रही है उसमें कोर्ट किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं देगा। इसके बाद एक बार फिर डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की गई थी, उस पर भी कोर्ट ने इनकार कर दिया। यानी ये साफ है कि कोर्ट अब इसमें ज्यादा दखल अंदाजी करना नहीं चाहता है, क्योंकि लंबे समय तक कोर्ट ने इस पर सरकार के हाथ बांधे भी रखे। अगर आप याद करें कि पहले सीजीआई जो थे जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर पास करके कुछ निर्देश दिए थे। उसके बाद सुनवाई हुई, विस्तार से सुनवाई हुई, मेरिट्स पे सुनवाई हुई, फैसला आया है। तो कोर्ट को ये लगता है कि अब एग्जीक्यूटिव के मामले में और विधायिका के मामले में बहुत ज्यादा दखल देने की कोई जरूरत नहीं दिखती है, क्योंकि उसकी जो समीक्षा थी कानून के आधार पर जो करनी थी वो कर ली। 6 महीने का समय यहाँ पर कोर्ट में भी रहा है। जब ये मामला विचाराधीन था कोर्ट के सामने, उस वक्त भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही थी, जिस पर कि कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी। इसीलिए ये साफ दिखता है कि कोर्ट अब इसको एक्सटेंड करने के लिए खुद कोई निर्देश नहीं देगा। हालांकि जैसा कि खुद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बता रहे थे और कोर्ट ने भी ये बात यहाँ पर अंडरलाइन की थी कि अगर अब भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा है तो उसके पास एक विकल्प है कि वो ट्रिब्यूनल में जाए और वाजिब कारण वहां पे बताए कि आखिर वो डेडलाइन के भीतर ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर पाए। अगर ट्रिब्यूनल को लगेगा कि उचित कारण था तो वहां पर उनकी सुनवाई होगी, उनको रिलीफ मिलेगा। इसीलिए सारी जो उम्मीदें हैं या जो भी अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस है ऐसे लोगों की, वो ट्रिब्यूनल को लेकर के होनी चाहिए और वहीं पर जाकर के उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल। विनोद मिश्रा जी, बहुत सारे सवाल है। एक तो सवाल ये भी है कि क्या जो पहले एक राजनीतिक दलों ने, सियासतदानों ने हवा दी थी कि कागज मत दिखाइएगा, आपको अपलोड करने के लिए क्या जरूरत है, वो तो आपका है, और बहुत सारी बातें की थी, अब वो बगले झांकने लगे हैं। और सबसे खास बात है कि समय सीमा के दौरान जब 6 महीने का वक्त था तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया गया? ये सवाल तो जब आप वक्फ बोर्डों के पास, राज्यों के पास जाएंगे तो वो तो पूछेंगे ही। निखिल, जब बात आप कह रहे थे कि क्यों नहीं किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने कैसे इसको एक तरह से र्यूमर मॉन्गरिंग की पूरे देश में, उसका ताजा उदाहरण तो आपके ही डेटा से पश्चिम बंगाल का मिलता है जी, जहां सिर्फ 1% अभी तक उम्मीद पोर्टल पर 1% भी पूरा नहीं हुए। आप 0.87 कह सकते हैं जी। तो उसके पीछे वजह यही थी कि ममता बनर्जी सरकार ने सीधे सीधे कह दिया हम उम्मीद पोर्टल को नहीं मानते। और अचानक जब उनको लगा कि ये शायद इसका कहीं ना कहीं रूप से एक बड़ा नुकसान होगा, तो वो लास्ट के 15 दिन के बाद जो है, 15 दिन बचे हुए थे, तब जाके उन्होंने, जबकि मिनिस्ट्री ने, जो मिनिस्ट्री थी अभी रिजिजू साहब की, उसने एक तरह से वर्कशॉप चलाना शुरू किया था हर स्टेट में, वक्फ बोर्ड के साथ में। उन्होंने जो टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए साथ साथ वो पूरा एक तरह से आप सोचिए कि पूरे देश भर में एक अभियान चला गया। तो ये लास्ट मोमेंट में आप ये देख रहे हैं कि 2 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो पाया है। अब आप सोचिए कि जो 9 लाख का क्लेम था उसमें अभी तक 6 महीने में सिर्फ 2 लाख रजिस्टर्ड हो पाए हैं।
तो आप जिस तरह की बात कर रहे थे, सरकार की तो यही चीज सामने में रख रही थी कि भाई जो रजिस्टर्ड है, जो अल्लाह के नाम से दिया हुआ है संपत्ति या दान किया हुआ है, उसकी एक तरह से मैनेजमेंट हो, उसमें फ्री एंड फेयर सारी चीजें लोगों के सामने में ट्रांसपेरेंसी रहे। तो उसको लेके जो विरोध किया, वो सारे विरोध करने वाले धीरे धीरे एक्सपोज हो गए हैं। ये उम्मीद पोर्टल जो है कम से कम देश के हजारों लाखों करोड़ों आप कह सकते हैं कि उन सारे लोगों के अपने ही कम्युनिटी में उनको उम्मीद दिलाया है कि अब ये उम्मीद पोर्टल कंप्लीट होने के बाद ये सारी वक्फ की संपत्तियों का शायद उनके समाज के बीच में एक बेहतर यूज बहुत शॉर्ट में जानना चाहते हैं आगे की राह कैसे देख रहे हैं इस पर? आगे की राह देखिए, विकास जी ने बहुत क्लियर आपको बताया कि कानूनी अड़चन आप इसमें किसी भी रूप में नहीं डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को जो इसमें देना था, जो भी उसको रियायत करनी थी, सुप्रीम कोर्ट कर चुके हैं। पार्लियामेंट से पास ये कानून है और ये कानून सीधे सीधे समाज के भलाई के लिए है। आप जिस तरीके से इसको बना रहे थे, इलेक्शन का मुद्दा बना रहे थे, लोगों को बड़ी बड़ी सभाएं करा सक रहे थे, मुर्शिदाबाद में आपने 10 दिन का दंगा भी देखा इस वक्त कानून को लेके। आज उसी राज्य की हालत क्या है जो वो अपने स्टेट में 1% भी, उनको चाहिए था कि उस समय में पूरी तत्परता के साथ में संपत्ति को कम से कम रजी बंगला। आप ये भी सोचिए कि पश्चिम बंगाल जो है वो देश के दूसरे नंबर पे वक्फ की संपत्तियों में है और वहां अगर इस तरह का हुआ तो ये कसूर तो सरकार पे जरूर जाएगा। बाकी अभी मंत्री खुद कह रहे थे अभी काफी टाइम है, ट्रिब्यूनल को फैसला लेना है, लोग अपनी शिकायत दे सकते हैं ट्रिब्यूनल में, अभी ओपन है। अभी ओपन है, कम से कम अभी भी वक्त है जिसको कहते हैं इस लिहाज से कि कम से कम ट्रिब्यूनल में जाकर आप रजिस्टर करा सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए विकास सारथी और विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वक्त की उम्मीद कायम है। फिलहाल